हेलो गाइस, मेरा नाम अमन यादव है। रिसेंटली एसएससी ने सीजीएल 2019 प्री का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जिसमें मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 204 मार्क्स है। मेरा रो स्कोर 158 मार्क्स थे और मेरा एग्जाम 5 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में था, जिसको सबने वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट बताया था। और जैसे ही एसएससी ने आंसर की रिलीज की थी तो मैं समझ गया था कि अगर 2018 की तरह नॉर्मलाइजेशन हुई तो मुझे पक्का 200 प्लस मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहता हूं कि कैसे मैंने सीजीएल 2019 के लिए प्रिपेयर किया और कैसे मैंने प्री में इतने अच्छे मार्क्स मिले। तो सबसे पहले तो गाइस मैं अपना बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। मैंने बीएससी की है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, देशबंधु कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद ही, ग्रेजुएशन से पहले मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी सीजीएल वगैरह की कि कैसे क्या होता है। जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, वीडियोस देखी यूट्यूब पे और मैं पहुंच गया मुखर्जी नगर। मैं 16 अगस्त 2017 को मुखर्जी नगर शिफ्ट हुआ। मैंने राकेश यादव सर का मैथ का बैच ज्वाइन किया और क्रिस्टोफर सर का इंग्लिश का बैच ज्वाइन किया। वहां गाइडेंस थी मेरे पास, एक दो दोस्त थे, एक दो सीनियर्स थे मेरे जो पहले से सीजीएल से सिलेक्टेड थे अच्छी पोस्ट पे, तो उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो गाइज हमारा जो सीजीएल होता है वो 200 मार्क्स का होता है सीजीएल प्री, और मेंस होता है हमारा 400 मार्क्स का और 100 मार्क्स का होता है टायर 3 हमारा डिस्क्रिप्टिव। तो इसकी जो वेटेज होती है वो मैथ और इंग्लिश की 250 एंड 250 मार्क्स की होती है। इसलिए जो भी सीजीएल क्रैक करने की सोचता है स्टूडेंट, वो सबसे ज्यादा फोकस क्या करता है कि मैं मैथ को और अपनी इंग्लिश को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। और ये बात जायज भी है क्योंकि इसका वेटेज ही इतना ज्यादा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं गाइस प्री की। तो प्री क्या मायने रखता है? प्री मायने रखता है आपका स्कोर जो प्री का होता है वो इक्वल वेटेज होती है उसमें 4 सब्जेक्ट की। 50 मार्क्स की हमारी रीजनिंग, 50 मार्क्स की हमारी मैथमेटिक्स, 50 मार्क्स की हमारी जीएस और 50 मार्क्स की हमारी इंग्लिश। तो हम क्या सोचते हैं कि हम मैथ और इंग्लिश में इतना अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं, इतना अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और हमारे साथ क्या होता है कि हमारा जो सीजीएल प्री का ओवरऑल स्कोर है वो हमारा इतना अच्छा नहीं हो पाता है और हम कंपटीशन में आगे नहीं निकल पाते हैं। तो मैं आज आपको स्ट्रेटेजी बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे ओवरऑल चारों सब्जेक्ट को कवर कर पाओ। रीजनिंग एसएससी सीजीएल की एक बार अगर आपने कर ली तो आप उसमें हमेशा अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन हम नेगलेक्ट कर देते हैं जीएस को। जीएस को हम नेगलेक्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट क्या सोचता है कि जीएस का जो वेटेज होता है वो सिर्फ 50 मार्क्स का होता है आउट ऑफ 700, इसलिए हम उसको लाइटली ले लेते हैं। लेकिन मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि अगर आप जीएस को लाइटली लेते हो ना, तो आप प्री के ही कंपटीशन से पीछे रह गए हो काफी सारी स्टूडेंट से। क्यों रहते हो? क्योंकि जीएस ही वो होती है जो आपको प्री में लीड दिला सकती है। अब कहोगे कि ऐसे बाकी 3 सब्जेक्ट भी तो है, तो लीड कैसे दिलाएगी? मैं बताता हूँ आपको कि जीएस मेन सब्जेक्ट की तरह रोल प्ले क्यों करता है प्री के अंदर। जैसे अगर मैथमेटिक्स है हमारी और कोई भी स्टूडेंट है जो सीरियस है सीजीएल के लिए, वो मैथ प्रिपेयर कर रहा है, तो जो टॉप स्टूडेंट होगा और जो एवरेज स्टूडेंट होगा मैथमेटिक्स का, उनके बीच में अगर पेपर इजी आ गया तो डिफरेंस होगा 4 से 5 मार्क्स का, या वो भी नहीं होगा अगर पेपर इजी है मैथमेटिक्स का। और अगर पेपर मुश्किल आ गया तो भी उनके बीच में डिफरेंस कितना होता है प्री में? 7 से 8, 10 मार्क्स का। लेकिन जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ज्यादा लीड दे सकते हो अदर एस्पिरेंट्स को। कैसे दे सकते हो? जैसे अगर आपकी जीएस स्ट्रॉन्ग है तो आप जीएस को स्कोर कर लोगे आप 35 के आसपास। मेरा सीजीएल 2019 में जीएस में स्कोर 35 ही है, जबकि मेरी जीएस वन ऑफ द टफेस्ट थी। और दूसरा एस्पिरेंट होता है जिसकी जीएस स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जो जीएस को लाइटली लेते हैं, उनका स्कोर होता है 15, 20, 10। मैंने तो मतलब 5 मार्क्स तक देखे हैं जीएस में स्टूडेंट्स के। तो क्या होता है, आप वहां आराम से 25 से 30 मार्क्स की लीड आराम से दे सकते हो आप किसी भी दूसरे स्टूडेंट को। और यही होता है जीएस आपको लीड दिला सकती है। जैसे अभी मेरी शिफ्ट में ही मेरा भी एग्जाम था और मेरे दोस्त का भी एग्जाम था। हम दोनों के बाकी 3 सब्जेक्ट में मिला के सेम मार्क्स है, जबकि उसके जीएस में स्कोर है 15 और मेरा जीएस में स्कोर है 35। तो मैंने वहां उसको 20 मार्क्स की लीड दे दी। और गाइस 20 मार्क्स की लीड बहुत ज्यादा होती है। उससे क्या होता है, एक तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आपका प्री का स्कोर काफी अच्छा है तो आप कॉन्फिडेंस से मेंस में जाओगे, और कॉन्फिडेंस का ही खेल है पूरा सीजीएल। कैसे कॉन्फिडेंस का खेल है? क्योंकि आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। ऐसे ही मैं अपने एक और दोस्त का एग्जांपल देता हूँ। उसकी मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि उसके कंपैरिजन में मेरी मैथ ठीक ठाक है, जबकि उसका भी मेरी शिफ्ट में ये एग्जाम था। तो उसका स्कोर है मैथमेटिक्स में 25 मार्क्स और मेरा है 37.5 मार्क्स, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स आई थी, टाइम नहीं बचा था। तो क्या हुआ यहाँ पे, किसने रोल प्ले किया? प्रेशर ने। प्रेशर एक सीजीएल के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अब कहोगे प्रेशर कैसे रोल प्ले करता है?
जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर करता है सीजीएल के लिए, सबके कॉन्सेप्ट वही है, सबने उन्हीं बुक्स को फॉलो किया है। आप किसी की भी वीडियोस देख लो, लगभग सब सेम बुक लिस्ट बताते हैं कि भाई इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो। तो फर्क कहाँ रहता है? आप भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं। फर्क रह जाता है उस प्रेशर को हैंडल करना, कि आप एग्जाम में बैठे हो, आप किस माइंड सेट से बैठे हो, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आप किसी और चीज के बारे में तो नहीं सोच रहे, आपके दिमाग के ऊपर कितना प्रेशर है। तो ये सारी चीजें आप बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है आपके स्कोर पे। तो इस प्रेशर को हैंडल कैसे किया जाए? इस प्रेशर को हैंडल किया जा सकता है सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के। आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट घर पे लगाओगे उतना ही आपको पेपर के अंदर बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो था सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए और प्रेशर को हैंडल करने के लिए कि हम कैसे प्रेशर हैंडल किया जा सकता है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको आता बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन वो इम्प्लाई नहीं कर पाते एग्जाम के अंदर। वो किस लिए नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें प्रेशर हैंडल करना नहीं आता है। तो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि अब जीएस में कैसे स्कोर किया जाए, इंग्लिश में कैसे स्कोर किया जाए, मैथ में कैसे स्कोर किया जाए, रीजनिंग तो हो ही जाता है लगभग सब क्लास के। तो मैं आपको जीएस का बताता हूँ कि आप जीएस में कैसे स्कोर कर सकते हो। जीएस के लिए मैंने पहले तो सब वही एक ही बुक बताते हैं कि लूसेंट को पढ़ो। तो मुझे लूसेंट पढ़ना थोड़ा बोरिंग सा लगा, थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने, उसमें ऊपर के टॉपिक्स नोट्स बनाए अपने, लेकिन मेरे को थोड़ा बोरिंग सा लगा। तो मैंने फोकस क्या किया कि एसएससी रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा देती है। तो रिपीट क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, राकेश यादव सर की 7300 जो बुक आती है जीएस की, उसको मैंने कम से कम अगर 3 साल की अपनी प्रिपरेशन में कम से कम मैंने 12 से 13 बार किया है याद। तो नहीं होती वो याद, उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं उसे बार बार पढ़ता गया, जो उसके एक्सप्लेनेशन दे रखी है उनको पढ़ता गया। और मैंने क्या किया कि मेरे थोड़ा जो प्रीवियस ईयर था मेरा पूरा वहां से कवर हो गया, लेकिन प्रीवियस ईयर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10-12 मार्क्स के, उससे भी स्कोर नहीं बढ़ना था। तो मैंने क्या किया, ट्यूशन देना स्टार्ट किया 10th क्लास को। 1 घंटा निकाला मैंने अपना, हफ्ते में 3 दिन मैंने ट्यूशन पढ़ाया, जिससे मेरा क्या हुआ, जो भी मेरी साइंस के सब्जेक्ट थे या जो एसएसटी से एनसीईआरटी मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा टीचिंग से वो सारी चीजें इंप्रूव हो गई। अब इससे भी मुझे 2-4 मार्क्स का बेनिफिट मिला। फिर भी स्कोर मेरा जीएस में बन रहा था 20-22, तो उससे भी मेरे को बेनिफिट नहीं मिलता दिखा, तब वो स्कोर भी कांस्टेंट हो गया। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी और अपनाई कि मैं डेली क्विज देने लगा, चाहे वो ग्रेड अप के हो गए, चाहे अड्डा के हो गए, जो भी क्विज मेरे को जहां भी जीएस के दिखते थे मैंने वो क्विज स्टार्ट कर दिए और वो नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद जब मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए, तो मॉक टेस्ट में क्या हुआ, मैंने प्री के कम से कम 200 से लेके 250 तक मॉक टेस्ट दिए अपने 3 साल की जर्नी में। तो वो मॉक टेस्ट मैं देता रहा और जिसमें उसमें जितने भी मेरे जीएस के क्वेश्चन गलत होते थे मैं वो नोट डाउन करता रहा और उनको बार बार रिवाइज करता रहा। जीएस में आजकल करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम जीएस में सिर्फ करंट अफेयर को नहीं छोड़ सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर के लिए आपको लास्ट 6 मंथ का प्रिपेयर करना है। जब भी आपका प्री का एग्जाम हो उससे 6 मंथ पहले की आपको करंट अफेयर पढ़नी है। करंट अफेयर के लिए आप किसी भी ऐप का जो पीडीएफ आती है, मंथली पीडीएफ आती है, उनको डाउनलोड कर सकते हो। उनकी पीडीएफ से आप रीड कर सकते हो और फिर यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। क्योंकि करंट अफेयर जो टॉपिक है वो इतना वाइड हो जाता है कि 6 मंथ्स में बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड हो जाते हैं और वो क्या होता है हमें याद नहीं रह पाते हैं। इसलिए हमें सिर्फ क्या करना है, उनकी हमें रीडिंग करनी है अच्छे से, और रीडिंग करने के साथ साथ वो वीडियोस देखनी है ताकि वो हमारे माइंड में बैठ जाए और अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इजिली बना लेंगे। जैसे मैंने क्या किया, अगर मैं जनवरी मंथ की आज करंट अफेयर रीड कर रहा हूँ तो मैंने पहले उसको रीड किया और साथ के साथ उसका क्या किया, यूट्यूब पे उसकी वीडियो देख ली उस मंथ की। तो क्या हुआ, जो मैंने पढ़ा उसको मैंने देख भी लिया, तो जिससे क्या होता है वो सारी चीजें हमारे माइंड में बिल्कुल फिट हो जाती है और उससे हम एग्जाम में इजिली कनेक्ट कर जाते हैं अगर क्वेश्चन हमारे पास करंट अफेयर का आ जाता है। तो जीएस आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। अब ये मत कभी भी मत सोचना कि इसकी वेटेज सिर्फ 50 मार्क्स की है। इसकी वेटेज दिखती 50 मार्क्स की है, लेकिन आपको ये प्री में लीड भी दिलाएगी, आपको मेंस के लिए बूस्ट अप भी करेगी, स्कोर देख के आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इसलिए जीएस को लाइटली ना लेके आप ये सब फॉलो करो, श्योरली आपका जीएस का स्कोर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। कोई बताता है न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई बताता है इंग्लिश मूवी देखो, लेकिन गाइज मैं बताऊं मेरा ना इंग्लिश मूवी देखने में कोई इंटरेस्ट है, ना मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है इंग्लिश का। तो मुझे भी बताया गया कि द हिंदू पढ़ो डेली, तो मेरा स्कोर मैंने मतलब 2018 में मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया था, तब मुझे याद है इंग्लिश में मेरा स्कोर -2 था फर्स्ट मॉक में।
तो अब टेंशन होने लगी कि हाँ भाई इतना तुम कैसे कंपटीशन में कर पाओगे, तुम्हारी तो बिल्कुल डल इंग्लिश है ये। तो कोचिंग से बेनिफिट मिला मुझे। फिर दोस्त ने बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ो तुम, तो मैंने 2-3 दिन द हिंदू पढ़ के देखा, मेरा इंटरेस्ट नहीं बना उसमें। क्यों नहीं बना इंटरेस्ट? क्योंकि द हिंदू हम किस लिए पढ़ते हैं? हमारी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाए, है ना, और हम पढ़ते हैं कि हमें वो कैब याद हो जाए। तो वो कैब याद करने के लिए न्यूज़पेपर में हमें लगता है 30 से 45 मिनट लगती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं न्यूज़पेपर की वो कैब की जगह जो हमारे पास वो कैब के सोर्सेज अवेलेबल है, डायरेक्टली वो कैब याद करूं। और रीडिंग स्किल्स के लिए अच्छा है, तुम रीडिंग स्किल्स के लिए कुछ भी पढ़ लो। जो मॉक टेस्ट देते हैं उसमें पैसेज आते तो है, तो वहां से रीडिंग स्किल्स तुम्हारी इंप्रूव हो ही जाती है। तो मैंने क्या किया, एसपी बख्शी ली, एमबी पब्लिकेशन ली, और नीतू सिंह मैम की जो केडी कैंपस की बुक है वो ली, और क्रिस्टोफर सर की जो वर्ड माइंड की बुक है वो ली, और ऑनलाइन मेंटर के प्रीवियस ईयर की वो कैब आती है सीनो एंटो ईडीएम एंड ओडब्ल्यूएस की। तो मैंने ये सारी चीजें वो कैब से कवर की, क्योंकि वो कैब बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम सोचते हैं कि हमारी जो वो कैब है वो बहुत कम मार्क्स की आती है एग्जाम में, तो ज्यादा वो कैब करने का याद नहीं है, लेकिन इंग्लिश का मतलब मेरे लिए तो वो कैब ही है। अगर आपको वो कैब आती है तो आप इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्यों कर ले जाओगे? क्योंकि अगर आपको उस वर्ड का मतलब पता है जो तुम्हें क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले इंग्लिश में अपनी वो कैब को स्ट्रॉन्ग बनाओ। वो कैब के लिए क्या है, एमबी पब्लिकेशन की आपके पास वो कैब है, आपके पास एसपी बख्शी की है, तो आपके वो कैब के जितने भी सोर्सेज है आप उनको यूज करो और वो कैब को अच्छी करो। बचता है हमारा ग्रामेटिकल के लिए। तो ग्रामेटिकल आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, जिस भी टीचर से पढ़े हो, उन्होंने ग्रामर के नोट्स बनाए हैं, उन रूल्स को एक बार पढ़ लो सिर्फ। उनको याद करने की कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इतने सारे रूल्स हैं इंग्लिश में, तो किसी को भी याद नहीं होते हैं। रूल कैसे याद होंगे? वो हमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने से होंगे। आप इंग्लिश के क्विज दो, आप एमबी पब्लिकेशन के सेट लगाओ, आप मिरर ऑफ कॉमन एरर लगाओ। कम से कम गाइस मैंने ये पांच बार की होगी दोनों बुक, एमबी पब्लिकेशन पूरी, मिरर ऑफ कॉमन एरर पूरी। उससे क्या होते हैं, रूल है ना खुद ब खुद याद होने लग जाते हैं कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हम ऐसे ही इस रूल को इम्प्लाई कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट रूल याद करने बैठोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि वो आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर इतने सारे रूल है। और इंग्लिश में एक चीज और जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, फ्रेजल वर्ब्स। इनका इतना मतलब इतने एग्जाम में वेटेज नहीं है, लेकिन ये बहुत बेनिफिट करती है अगर आप फ्रेजल वर्ब्स याद कर लेते हो। तो फ्रेजल वर्ब जो है हमारी एसपी बख्शी में और एमबी पब्लिकेशन में बहुत ज्यादा अच्छी दी हुई है। तो अब अगर आप ये सारी बुक अगर आप कर लोगे तो आपकी इंग्लिश शोरली इंक्रीज होगी। बाकी अगर आपका न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट है तो न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे सब बताते हैं कि बेनिफिट मिलता है तो मिलता ही होगा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स का क्या होता है, आजकल जैसी मैथमेटिक्स आ रही है वो कैलकुलेटिव आ रही है। पहले तो क्या था, कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा आते थे, आजकल कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं और उसमें कैलकुलेशन भी आ रही है। तो आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो एक भी ऐसा नहीं होगा कि आपको आता नहीं होगा, वो आपको आता है, लेकिन आपको उसका शॉर्ट तरीका आना चाहिए कि हाँ भाई हम इसको कैसे शॉर्ट से शॉर्ट टाइम मेथड से करें, ताकि हमारा जो टाइम हो वो ज्यादा वेस्ट ना और बच जाए। तो क्या होता है, मैथमेटिक्स आजकल हमारी कैलकुलेटिव आ रही है। यही रीजन था कि 2017 का मेंस था और जो 2018 का मेंस था उसमें जो स्कोर डिफरेंस था वो लगभग सेम था, जबकि 2017 का पेपर बहुत ज्यादा टफ था। तो जो एवरेज स्कोर था वो लगभग सेम था। वो क्यों था सेम? क्योंकि पेपर कैलकुलेटिव था, इजी था। किसी भी आप सीरियस एस्पिरेंट से पूछोगे तो वो क्या बोलेगा कि हाँ भाई हमको वो क्वेश्चन भी आता था, हमें सारे क्वेश्चन आते थे, लेकिन टाइम नहीं बचा। और उस टाइम की वजह से क्या होता है, क्वेश्चन आपकी एक्यूरेसी खराब होती है, आपका टाइम खराब होता है। तो मैथ के लिए आपकी स्ट्रेटेजी अब सबसे बढ़िया यही है, आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो, शुभम सर के भी लेक्चर है, और भी आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो, आप उनसे अपने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और आपको किसी टीचर की है ना 1-2 शॉर्ट ट्रिक्स याद हो सकती है, उससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको याद नहीं होगी। वो सिर्फ कैसे याद होगी, आप अपने खुद के शॉर्टकट्स बनाओ, आप अपने खुद के शॉर्टकट्स बनाओ और उनको आप टेस्ट में, मॉक टेस्ट में इम्प्लाई करो। आप डेली मैथ के क्विजेस लगाओ, आप क्विज लगाओगे, टाइमर लगा के लगाओ। अगर आप किसी चैप्टर को भी सोल्व कर रहे हो तो आप टाइमर लगा के उस चैप्टर को सोल्व करो, ताकि वो आपको बेनिफिट दे। क्योंकि आजकल जो मैथ का एग्जाम आ रहा है जिस हिसाब से, उसको कोई भी कर लेगा, लेकिन सिर्फ खेल किस चीज का है, टाइमिंग का ही खेल है। तो इसलिए मैथ की स्ट्रेटेजी है, आप जिस भी बुक को फॉलो करते हो, चाहे वो किरण है, चाहे 7300 है, चाहे राकेश यादव सर एडवांस बुक है, चाहे उनकी अर्थमेटिक है, चाहे अभिनय सर की है,
प्ले विद एडवांस। तो आप जिस भी बुक को फॉलो करते आए हो आप उसी को करो, कोई नई कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ इंप्रूव क्या करना है, अपनी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करनी है। और कैलकुलेशन स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, वो तब होगी जब आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो गए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से मैथ को कर ले जाओगे। एक इसका और शॉर्ट तरीका है जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, वो है ऑप्शन से। ऑप्शन, कई क्वेश्चन होते हैं जो आपको ऑप्शन से आपके इजीली बन जाते हैं, जबकि उसमें अगर आप वैसे सोल्व करने लगे तो आपको उसमें 2 से 2.5 मिनट लग जाएंगे। तो अब पूछते हैं कि भाई ये ऑप्शन वाली ट्रिक कहाँ से मिलेगी, कैसे आएगी। तो ऑप्शन वाली गाइस कोई ट्रिक नहीं है ना। अगर कोई टीचर आपको बताएगा कि भाई ऑप्शन की ये ट्रिक है ऐसे करो, तो वो बिल्कुल मत करना। ऑप्शन की ट्रिक सिर्फ कैसे होती है, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप उस मॉक टेस्ट में आप देखा करो कि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका एनालिसिस करते हैं तब। तो ऑप्शन वाली ट्रिक भी जो काफी काम आती है, वो 5 से 7 मिनट आपको बचा के दे देती है पूरे एग्जाम में। तो इसलिए ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। अब आता है रीजनिंग, जो हम कर ही लेते हैं एक बार, जिसके कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ पढ़ लेते हैं। तो रीजनिंग का ऐसा कुछ खास है नहीं, वो आसानी से इजिली बना लेते हैं। अब सबसे बड़ा रोल प्ले क्या है कि हमने सारा पढ़ भी लिया, हमारे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए, सब कुछ हमारा क्लियर है, लेकिन हमारा स्कोर है 150 आउट ऑफ 200, ठीक है, और वो भी इजी शिफ्ट में। तो उसके बाद क्या आता है, मॉक्स आते हैं। आप जितने ज्यादा मॉक लगाओगे ना, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मॉक से क्या होगा, एक तो आपका जो भी सिलेबस आपने पढ़ा है वो सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, अगर कोई नया क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप उससे अपडेट हो जाओगे। तीसरा क्या है, आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा कि आप टाइम को कैसे मैनेजमेंट करो। चौथी चीज क्या मिलेगी मॉक से, आपको प्रेशर हैंडल करना सीख जाओगे आप। 5वीं चीज क्या मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा अगर आपका स्कोर अच्छा आया तो। सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मैंने ग्रेड अप को फॉलो किया, मैंने टेस्ट बुक को फॉलो किया, एसएससी ट्यूब लाइव टेस्ट दिया, तो ये सारे टेस्ट को मैंने फॉलो किया है। तो आप अगर जितने से ज्यादा मॉक लगाओगे ना, आप ही देख लो, मेरे कम से कम 300 के आसपास मॉक हो गए हैं 3 इयर्स में। तो आप देख लो 3 साल में मैंने 300 से ज्यादा मॉक लगाए हैं। तो उनका मेरे को शॉर्टली हर सब्जेक्ट में बेनिफिट मिला है। जीएस में मेरे को उसका बेनिफिट मिला, मैथ में उसको बेनिफिट मिला। सीजीएल 19 से पहले भी मैंने कम से कम 120 से लेके 130 तक प्री के मॉक्स लगाए हैं। तो मॉक्स बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है आपको। और टाइम मैनेजमेंट जो हम सीखते हैं वो सिर्फ मॉक से ही सीखते हैं। जैसे मैंने अपना टाइम फिक्स किया हुआ था, मेरे को रीजनिंग से स्टार्ट करना है, शुरू की 10 से 15 मिनट में मेरे को रीजनिंग करनी है, 5 मिनट में जीएस करनी है, उसके बाद इंग्लिश करनी है 5-7 मिनट में, बाकी जो टाइम बच गया वो मैथ के लिए कर लूंगा मैं। तो ये वाली स्ट्रेटेजी बनाना। और एक और चीज क्या करती है कि हम ना स्टक हो जाते हैं, कि जैसे हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल गया, स्टार्टिंग के 2-3 डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल गए, तो हम ये अपने आप पे डाउट करने लग जाते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी तैयारी नहीं है, तुमने इतना पढ़ा है फिर भी तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो ऐसा पेपर में बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन भी स्टक हो गए, मतलब आपको मुश्किल लग रहा है या आपसे नहीं बना, जबकि आपको बेसिक उस चैप्टर का बिल्कुल क्लियर है, तो आपको स्किप कर देना है वहां से 2-4 क्वेश्चन के लिए। आप आगे बढ़ जाओ और उससे स्टार्ट करो, क्योंकि जितना तुम स्किप करना सीखोगे, स्किप सीजीएल में रोल प्ले बहुत ज्यादा करता है। आप अगर क्वेश्चन को स्किप करना सीख गए, टाइम मैनेजमेंट सीख गए, तो आपका स्कोर श्योरली इंप्रूव हो जाएगा। मैं गाइस होप करता हूं कि मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी आपके काम आएगी, जो भी सीजीएल 2020 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। और गाइस एसएससी के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत तो पड़ती है। देखो मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उस टाइम 2 साल तक एसएससी ने कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया। तो उसमें काफी बच्चे, काफी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दी या जिन्होंने कुछ और स्टार्ट किया। लेकिन मैंने सोच के आया था कि मेरे को अगर मैं सीजीएल में आया हूँ तो सीजीएल में एक अच्छी पोस्ट लेके जानी है। मैंने वो 2 साल भी रेगुलर लाइब्रेरी गया, मैंने अपने 12 आवर की स्टडी रखी मैंने, और उसी 2 साल का बेनिफिट है कि मेरे को वो अब सीजीएल 2019 प्री में जो मेरे को मिला है। हम क्या सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया भी यूज कर लें, हम दोस्तों के साथ हैंग आउट भी कर लें, हम पढ़ भी ले, तो ये सारी चीजें एक साथ मैनेजमेंट, या जो टॉप की प्रिपरेशन होगी वो बच्चा कर सकता है, या जिसका माइंड सेट पहले से ही बहुत अच्छा हो, बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छा हो, जो मतलब जिनकी इंग्लिश पहले से ही अच्छी हो, मैथ अच्छी हो, वो कर सकता है। लेकिन मैंने अपनी 3 साल की प्रिपरेशन में जो वो था सोशल मीडिया में, उन सबसे दूर रहा। ना मैंने व्हाट्सएप यूज किया, ना मैंने फेसबुक यूज किया, क्योंकि ये क्या होते हैं, माइंड को डेविएट करते हैं। ये हम कोई भी एक छोटी सी चीज देख लेंगे तो हम उससे डेविएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस डेविएशन से बचने के लिए मैंने कोई यूज नहीं किया।
मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए अगर आपका मन है तो, लेकिन एक इफेक्टिव वे में। इस वे में करना चाहिए कि आपके अगर दिन का टाइम टेबल आपका 12 आवर का स्टडी का है तो वो 12 आवर आपको स्टडी को देने हैं, बाकी आप 12 घंटे चाहे कुछ भी करो, चाहे आप सोशल मीडिया यूज करो, लेकिन आपका जो टाइम है स्टडी का वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए इससे। तो सोशल मीडिया एक मेजर रोल प्ले करती है। जैसे हमें अब यूट्यूब पे हमारे डाउट अभी साथ के साथ क्लियर हो जाते हैं, डाउट्स ग्रुप्स होते हैं, दोस्त के साथ मिलकर हम प्रिपरेशन करते हैं, वो बेनिफिट देता है। लेकिन वो बेनिफिट कब देता है, जब आप प्रिपरेशन कर चुके हो। आपकी जो प्रिपरेटरी स्टेज होती है उसमें अगर आप सोशल मीडिया से स्टार्ट होना हुआ है तो प्रिपरेशन में आपकी बाधा आ जाती है। इसलिए मैं क्या कहूंगा, पहले 1 साल के आसपास आप अच्छे से प्रिपेयर करो एसएससी के लिए, और उसके बाद सोशल मीडिया से जुड़ो आप और अपने डाउट्स क्लियर करो, ग्रुप्स बनाओ अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों में कंपटीशन करो। दोस्तों में कंपटीशन करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे अभी हमने मेंस के लिए ग्रुप बनाया है, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी कोई टेस्ट देते हैं सारे 10-15 बंदे हम टेस्ट देते हैं, उसके बाद अपना स्कोर शेयर करते हैं, अपने डाउट शेयर करते हैं। ठीक है, शुभम सर हमारी हेल्प करने के लिए है ही, उनके लेक्चर्स भी हैं, वो हमारी हेल्प भी करते हैं, टाइम टू टाइम हमें अपडेट भी देते रहते हैं। टेलीग्राम पे भी हम उनके चैनल से जुड़ के उनसे डाउट पूछ सकते हैं। तो डाउट पूछना आजकल सोल्यूशन तभी मिल जाता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एसएससी 2020 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। हमें नहीं पता एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, किस सिचुएशन में होगा, लेकिन हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि जब भी एग्जाम हो हमें सिर्फ क्या करना है, एग्जाम दे के आना है और हमें फोड़ देना है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। होप गाइस आपको मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी काम आए, एंड एसएससी एग्जाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।